ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी और थ्योरी बची हुई है, इसे भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट क्या लिखा है, यदि भाज्य और भाजक समान चिन्ह अर्थात दोनों धन अथवा दोनों ऋण के हों तो भागफल सदैव धनात्मक होता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं इस बात को। यहाँ पर मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो बात यहाँ पर लिखी हुई है, ये बात लिखी हुई है। पहले मैं कागज फोल्ड कर लेता हूँ तब आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि -5 और बटा -7 लिखा हुआ है तो इसका जो भागफल आएगा वो धनात्मक आएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो क्योंकि ये माइनस से माइनस का जब भाग देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5/7 आ जाएगा। तो ऑटोमेटिक यानी स्वतः ही कितना आ जाएगा, ये धनात्मक आ जाएगा इसका भागफल। आप इसका हल करके भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए 21 हमने माइनस का ले लिया और माइनस का 7 ले लिया, तो माइनस से माइनस में भाग देंगे तो ये कट जाएगा, और जब इससे भाग देंगे साथ में तो 3 आ जाएगा। तो ये धनात्मक 3 जो है धनात्मक आया ना, तो यही बात इसमें लिखी हुई है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, यदि भाज्य और भाजक विपरीत चिन्हों के हों तो भागफल ऋणात्मक होता है। यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ले लिया माइनस का 21 और यहाँ पर आपने प्लस का 7 ले लिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस का चिन्ह जो है कटेगा नहीं। यहाँ देखिए माइनस नहीं है तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब इससे 7 से काटेंगे तो 3 आएगा, तो ये 3 आ जाएगा। बड़ा कौन है इसमें, तो बड़ा 21 है, तो इसके सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो यही बता रहा है कि ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर ऋणात्मक आ गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, किसी शून्येतर पूर्णांक में उसी पूर्णांक से भाग देने पर भागफल सदैव 1 आता है। यानी कह रहा शून्येतर मतलब शून्य को छोड़कर यदि किसी पूर्णांक में भाग देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने पहला पूर्णांक माना, पूर्णांक कितना माना, 15 मान लिया, और 15 में 15 से ही भाग देना है। कह रहा है उसी पूर्णांक से, किसी शून्येतर पूर्णांक से उसी में भाग देने पर भागफल सदैव 1 आता है। तो 15 से 15 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और 15 आ जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, या आप 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप काटिए या 0 लिखिए, तो यहाँ पर भागफल कितना आया, 1 आता है, सदैव आएगा, ये नियम है। ठीक है, यहाँ पर और आप आगे देख सकते हैं लिखा है, पूर्णांक 0 में किसी शून्येतर पूर्णांक से भाग देने पर भागफल 0 आता है। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 0 में किसी भी संख्या से भाग दें जो शून्य ना हो, मान लीजिए यहाँ 10 से भाग देते हैं फिर भी शून्य ही आएगा। 0 में यदि आप 100 से भाग देते हैं फिर भी शून्य आएगा। यदि आप 1 लाख से भाग दे रहे हैं तो भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, नोट, किसी पूर्णांक में 0 से भाग अपरिभाषित होता है। ये देखिए यही बात हम आपको बता रहे थे। देखिए किसी भी पूर्णांक में, मान लीजिए 10 है, 10 में यदि आप 0 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। कितना आएगा तब यहाँ पर, तो 10 में यदि आप 0 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर अपरिभाषित आएगा। ये अपरिभाषित का चिन्ह है, इससे पूर्व भी हमने आप लोगों को बताया है, तो इसे भी चिन्ह सीख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अगला पॉइंट क्या हमने लिखा है, अगला लिखा है, शून्य ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये जो शून्य है ये ना तो धनात्मक, इसके सामने धनात्मक चिन्ह लगा सकते हैं आप, और ना तो ऋणात्मक चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार हमने पूरा पढ़ लिया, अब एक बार हम इस पूर्णांक नामक पाठ को एक नज़र में ऐसे देख लेते हैं। केवल पढ़कर हमने सारे पॉइंट को समझ लिया, एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा और आपका थ्योरी जो है मजबूत हो जाएगा, जिससे कि आप क्वेश्चन करने में मैच्योर हो जाएंगे, आसानी से क्वेश्चन आप कर सकेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है। शून्य में यदि शून्य जोड़ेंगे तो शून्य आएगा, तो वही योगात्मक प्रतिलोम है। प्रत्येक धन पूर्णांक समस्त ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है। हमने आपको बताया था कि प्रत्येक धन पूर्णांक, मान लीजिए 1 मान लिया तो माइनस का 1 से प्लस का 1 बड़ा है। ठीक है, यही बात इसको हमने आपको समझाया था। एक बार केवल ऐसे पढ़ लेते हैं रेंडमली, शून्य प्रत्येक धन पूर्णांक से छोटा व प्रत्येक ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। ठीक है, जो शून्य होता है प्रत्येक धन पूर्णांक से छोटा होता है लेकिन ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है, इसको भी हमने आपको बताया था। तो आगे देखिए क्या लिखा है, 2 धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक और 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण पूर्णांक होता है। ठीक है, इसको भी हमने बताया था। यदि आप 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा प्लस का, और यदि माइनस का 5 जोड़ेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, पूर्णांक में समरक नियम कहेंगे, योग का, और घटाने वाले में आप किसका कहेंगे, घटाने का समरक नियम। ठीक है, अब देखिए दूसरा, असमान चिन्ह वाले पूर्णांकों का योगफल जोड़े जाने वाले पूर्णांकों के संख्यात्मक मान के अंतर के पूर्व बड़े संख्यात्मक मान वाले पूर्णांक का चिन्ह लगाकर प्राप्त करते हैं। जैसा कि हमने बताया था, यदि आपको 10 और 15 जोड़ना है तो 10 और 15 जोड़ना है, मान लीजिए प्लस का 10 है और माइनस का 15 है, तो माइनस का 15 है प्लस का 10 है, दोनों को यदि आप जोड़ेंगे तो माइनस की 15 के सामने माइनस की, आप यहाँ पर एक बात देख लीजिए, हो सके आपको इसे ना समझ पाए, तो यहाँ देखिए माइनस का 10 हमने मान लिया और प्लस का 15 है। यदि आप इन्हें दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा, आपको पता है। और इसके सामने जो इसके सामने चिन्ह कौन सा आएगा, जो इसमें बड़ा होगा, तो बड़ा कौन है, 15, तो 15 बड़ा है तो इसके सामने प्लस का चिन्ह, तो ये प्लस का चिन्ह इसके सामने आ जाएगा। ठीक है, यही बात इसमें लिखा हुआ था। आप देखिए अगला पॉइंट क्या है, पूर्णांकों में
पूर्णांकों में योग, संक्रिया, समरक, क्रम विनिमय और साहचर्य है। इसको हमने आपको आसानी से समझा दिया और ये सब बातें आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आसानी से सीधे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पूर्णांकों में योग संक्रिया का तत्समक अवयव 0 होता है, यानी 0 किसी भी संख्या में यदि आप 0 जोड़ेंगे तो वही पूर्णांक में प्राप्त होगा, इसीलिए इसको तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक में घटाने की संक्रिया समरक किंतु क्रम विनिमय और साहचर्य नियमों का पालन नहीं करती। किसमें नहीं करती है? घटाने में। इसको हमने आप लोगों को बताया है, इससे पूर्व आप वहीं से देखकर समझ लीजिएगा। इसको मैं केवल पढ़ रहा हूँ अभी और समझ लीजिए रिवीजन के तौर पर। ठीक है, दो धन अथवा दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धन पूर्णांक होता है, किंतु विपरीत चिन्हों के पूर्णांकों का गुणनफल सदैव ऋण पूर्णांक होता है। इसको मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि ये क्या कह रहा है। दो धन अथवा दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल, मान लीजिए यहाँ पर हमने प्लस का 5 माना और इसमें यदि आप गुणा करते हैं प्लस के 5 से तो यहाँ पर 25 आएगा और चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। यदि आप माइनस के 5 से माइनस के 5 में गुणा करते हैं तो 25 आएगा और यहाँ पर भी प्लस आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस के 5 और प्लस के 5 से यदि आप गुणा करते हैं तो माइनस वाला चिन्ह जो है ये प्रभावी इस पर प्लस का होगा, ये 25 आ जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? माइनस का होगा। यही इसमें रूल दिया गया है। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे एक और पॉइंट बचा हुआ है, इस पॉइंट को भी हम यही देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या लिखा गया? अगला पॉइंट लिखा है पूर्णांकों में भाग, संक्रिया, समरक, क्रम विनिमय और साहचर्य नहीं है। ठीक है, इसको भी हमने आपको बताया भाग वाली, यहाँ पर अभी पेज की शुरुआत में ही हमने आपको बताया। गणना में अशुद्धियों से बचने के लिए कोष्ठकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोष्ठकों का प्रयोग वाला हमने आपको नहीं बताया था, तो कोष्ठकों का प्रयोग वाला हम यहाँ पर एक बार आपको बता देते हैं कि कोष्ठकों का प्रयोग क्यों करते हैं। तो यहाँ पर हम कोष्ठकों का प्रयोग देख लेते हैं कि कोष्ठक हमारे दैनिक जीवन में क्या रोल अदा करते हैं। देखिए, कोष्ठक यदि नहीं लगाएंगे तो हमारी किस प्रकार की अशुद्धि हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हम 3 संख्या ले लेते हैं। हमने माना पहला संख्या 3, दूसरा संख्या 5 और तीसरा संख्या हम यहाँ पर 50 मान ले रहे हैं। ठीक है, इन्हीं तीनों संख्याओं से हम कोष्ठकों का उपयोग देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या करते हैं, पहले 3 और प्लस 5 कर लेते हैं और इसमें गुणा कर देते हैं 50 का। तो इससे आप क्या समझेंगे? इससे आप यही समझेंगे कि 3 पहले है और इसका पहले गुणा करेंगे, 50 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250 आएगा, है नहीं? तो ये हो जाएगा 250 और इसमें 3 जोड़ देंगे तो 250 और 3 53 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि आप देखिए यहाँ पर कोष्ठक का प्रयोग देखिए, 253 आ गया। अब आप कोष्ठक का प्रयोग देखिए, तो कोष्ठक का प्रयोग जब आप करेंगे तो उत्तर दूसरा आएगा, यही इसमें थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, 3 और प्लस 5 कर दीजिए, ये हो गया और ये इसमें आप क्या करेंगे? गुणा करेंगे 50 का। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा, कितना हो जाएगा? 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 और गुणे इसमें 50 से गुणा करेंगे तो 8 और 50 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा और एक 0 यहाँ पर है यानी 400। तो देखिए कितनी बड़ी अशुद्धि है, 253 और कहाँ 400, तो इतनी बड़ी अशुद्धि को ये बचाता है हमारा कोष्ठक। ठीक है, तो इसी पार्ट में एक और नियम है बॉडमास का नियम, इसे भी मैं आपको चलते चलते बता दे रहा हूँ कि बॉडमास का नियम क्या होता है। ठीक है, कोष्ठकों से संबंधित है बॉडमास का नियम, बड़ा फेमस नियम है, आपको इसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए और बड़े ध्यान से देखिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप समझ लीजिए कि किसे कौन सा कोष्ठक कहते हैं। देखिए ये जो हमें दिया गया है इसे रेखा कोष्ठक के नाम से जानते हैं, इसे इंग्लिश में बिन कॉलम कहते हैं और इसको छोटा कोष्ठक कहते हैं, इसके पेरेंट दीज कहते हैं या राउंड ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, इसे मंझला कोष्ठक कहते हैं या ब्रेसेस कहते हैं या करली ब्रैकेट इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, इसे बड़ा कोष्ठक कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, तो बॉडमास का नियम क्या है? तो बॉडमास का नियम आपकी किताब से ही पढ़ा देता हूँ, आप देख लीजिएगा, आपकी बुक में यहाँ पर दिया गया है बॉडमास का नियम। देखिए BODMAS, ऐसे बॉडमास का नियम कहते हैं। ठीक है, यही बॉडमास का नियम है। देखिए बी से क्या होगा? बी से ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट्स यानी कौन कौन से ब्रैकेट्स होंगे? जैसा कि हमने आपको बताया, रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक, 4 प्रकार के कोष्ठक। ठीक है, तो पहले कोष्ठक यहाँ पर आपको एक कोष्ठक बता दिया गया है, ओ से ऑफ यानी ऑफ मतलब का होता है, और डी से डिवीजन यानी भाग, और यहाँ पर भाग का कोष्ठक सबसे पहले हटाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा का सबसे पहले भाग का कोष्ठक हटाएंगे, उसके पश्चात गुणा का कोष्ठक हटाएंगे, और ए से क्या होता है? एडिशन यानी योग, तो योग का कोष्ठक उसके बाद हटाएंगे, और एस से सब्ट्रैक्शन यानी घटाने का, तो उसके बाद घटाने का कोष्ठक हम हटाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको लिखा है कोष्ठकों के सरलीकरण में को का भागो योग नियम अधिक सुविधाजनक रहता है। आप यदि हिंदी आसानी से रख सकते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए को का भागो योग का नियम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक उदाहरण से हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये हमें इन नियमों को अप्लाई करना है। किसका नियम?
बॉड मास का नियम या कौका भागो योग का नियम हमें कैसे अप्लाई करना है एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि कौका भागो योग या बॉड मास का नियम क्या होता है और क्या कहता है, कैसे ब्रैकेट को आसान किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर हम आपको समझा दे रहे हैं। तो एक उदाहरण देखिए, यहाँ पर ये सबसे पहले 14 हट के ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने कौका भागो योग नियम में, यानी बॉड मास के नियम में हमने क्या पढ़ा था, बी से ब्रैकेट। तो किसका ब्रैकेट, सबसे पहले डी माने डिवीजन, भाग का ब्रैकेट सबसे पहले हटाएंगे, उसके पश्चात गुणा का, फिर योग यानी जोड़ का, और उसके बाद घटाने का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सरल करते हैं किसके, भाग वाले कोष्ठक को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग वाला कोष्ठक किसी में नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो उसके पश्चात हम क्या करेंगे, उसके पश्चात हम रेखा कोष्ठक को हटाएंगे। ठीक है, रेखा कोष्ठक सबसे छोटा कोष्ठक है, इसलिए हम रेखा कोष्ठक को सबसे पहले हटाएंगे। ठीक, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये हो जाएगा 12 और माइनस का सारे के सारे ऐसे कैसे उतारते चले जाएंगे, और जो हमें जो सबसे पहले छोटा रेखा कोष्ठक दिया गया है, रेखा कोष्ठक को हम हटा दे रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर रेखा कोष्ठक लगा हुआ है क्वेश्चन में आपके, यहाँ यहीं पर रेखा कोष्ठक है, तो ये रेखा कोष्ठक को हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये रेखा कोष्ठक यहाँ से हट जाएगा आपकी बात। तो जब रेखा कोष्ठक को आप हटाएंगे, यहाँ से रेखा कोष्ठक हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, छोटा कोष्ठक और मंझला कोष्ठक, और यहाँ पर बड़ा कोष्ठक। तो एक बार हम फिर से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 14 और माइनस का ये बड़ा कोष्ठक 12 और माइनस यहाँ मंझला कोष्ठक 9, और ये हो जाएगा छोटा कोष्ठक 7 और माइनस का 6 है, और ये कितना है, ये 6 है, इसके ऊपर लगा था ना, यहाँ देख सकते हैं आप रेखा कोष्ठक इसके ऊपर लगा था, तो ये 6 है, और 6 से यदि आप 2 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर माइनस था ही तो माइनस रहेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। और कितना बचा यहाँ पर, ये यहाँ बचा मंझला कोष्ठक और छोटा कोष्ठक, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब मंझला कोष्ठक छोटा कोष्ठक हट चुका है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आगे क्या होगा, आगे होगा अब आप इस छोटे कोष्ठक को हम इसके बाद हटाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो छोटा कोष्ठक है इसको हम हटाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 12 और माइनस का मतलब कोष्ठक 9, और माइनस यहाँ आप देख सकते हैं, यदि आप 7 से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 7 से यदि आप 4 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं अब आगे क्या हो जाएगा, आगे होगा 14 और कितना हो जाएगा, माइनस का बड़ा कोष्ठक है 12 हो जाएगा, और अब यहाँ पर मंझले कोष्ठक को हटाने की बारी आ गई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 9 से यदि आप 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6, मंझला कोष्ठक भी हट चुका है। देखिए यहाँ पर मंझला कोष्ठक हट गया, यहाँ बचा बड़ा कोष्ठक, अब बड़ा कोष्ठक बच गया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 14 और कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह माइनस है, 12 से 6 जाएगा, 6 ही बचेगा, और यहाँ पर अब बड़ा कोष्ठक भी हट चुका है, तो कितना हो जाएगा, अब इसे हम घटा देंगे, यही हमारा फाइनली उत्तर होगा। तो 14 से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 8, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो देख लिया आप लोगों ने, यहाँ पर हालांकि भाग वाला हमें दिया नहीं गया था कि भाग जो सबसे पहले भाग हम हटाते हैं और फिर उसके बाद साथ गुणा हटाते हैं, फिर योग और फिर घटाना। ठीक है, तो देखिए इसकी अच्छी प्रैक्टिस हमने एक उदाहरण के माध्यम से कर ली है, और इसके पश्चात अभी हम एक्सरसाइज जब करेंगे तो हम आपको बॉड मास का नियम आसानी से, बड़ी आसानी से समझाएंगे, क्योंकि आज अभ्यास में जो है हमें यानी 7-8 क्वेश्चन दिए गए हैं, 7-8 क्वेश्चन में हम आपको आसानी से समझाएंगे। ठीक है, तो अध्ययन करते रहिए। इसी के साथ हमारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में अभ्यास 3.1 के साथ। ठीक है, 3A के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।